हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज। अब देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला देखेंगे व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, फिर देखेंगे व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, फिर देखेंगे क्लासिकल थ्योरीज जो है, फिर देखेंगे न्यू क्लासिकल थ्योरीज, फिर देखेंगे कंटेम्प्रेरी थ्योरीज। टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। Organizational theory is the study of how organizations are structured, how they function, and how people behave within them. It provides a framework for understanding and analyzing the dynamics of organizations, including the goals, processes, roles, and interactions with the environment. In simple terms, organizational theory is the study of how organizations are structured and how people behave inside organization and how organizations interact with their environment. It helps us understand why different companies operate the way they do. इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में देखते हैं कि जो डिपार्टमेंट्स है किस तरह का रूल्स है, हायरार्की कैसा है, और हाउ पीपल बिहेव इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन लाइक टीम वर्क, लीडरशिप और मोटिवेशन। कि और ये भी देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से इन्वायरमेंट का सारा चेंजेस को अडॉप्ट करके आगे बढ़ रहा है। अब देखते हैं व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू स्टडी ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। Knowing organizational theory is important. It helps us understand how organizations function, how people behave within them, and how different structures affect the performance. It provides managers and employees within tools to solve problems, improve efficiency, motivate team, and adapt to change in the business environment. By applying these theories, individual can make better decisions, lead more efficiency, and contribute to overall success of organization. यह हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और किस तरह से पीपल बिहेव करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन और किस तरह से उनका परफॉर्मेंस अफेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन को। यह हेल्प करता है मैनेजर को बेहतर निर्णय लेने में, अपना परफॉर्मेंस सुधारने में और जितने भी प्रॉब्लम्स हो रही है उनको सॉल्व करने में। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। जो ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज हैं इन्हें ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में रखा गया। फर्स्ट है क्लासिकल थ्योरी, फिर है न्यू क्लासिकल थ्योरी, फिर है कंटेम्प्रेरी थ्योरी। ये जो क्लासिकल थ्योरी है इसे हम लोग ट्रेडिशनल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। अब जो क्लासिकल थ्योरी है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट पढ़ेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो कि दिया गया था F.W. टेलर के द्वारा। फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी जो दिया गया है हेनरी फ्योल के द्वारा। और फिर है लास्ट ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी जो दिया गया है मैक्स वेबर के द्वारा। फिर पढ़ेंगे न्यू क्लासिकल थ्योरी। न्यू क्लासिकल थ्योरी में हम लोग देखेंगे हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट। फिर लास्ट है कंटेम्प्रेरी थ्योरी। इसे हम लोग मॉडर्न थ्योरी भी कहते हैं। इसमें हम लोग सिस्टम अप्रोच देखेंगे और कंटिजेंसी अप्रोच देखेंगे। अब हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी का फर्स्ट थ्योरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि है क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी इमर्ज्ड इन द late 19th and the early 20th centuries during the Industrial Revolution. It focuses on organizational structure, efficiency, and formal rules. This theory views an organization like a machine where each part employees has a specific, well-defined role to play. अब जो क्लासिकल थ्योरी है वह क्या है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच है जो कि इमर्ज हुआ था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम। यह जो थ्योरी है यह फोकस करता है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे, इफिशिएंसी पे और फॉर्मल रूल्स पे। यह थ्योरी ऑर्गेनाइजेशन को एज अ मशीन देखता है और जो भी एम्प्लॉयज है जो वहाँ वर्क करते हैं वो लोग को एज अ पार्ट ऑफ मशीन देखता है। अब देखते हैं की फीचर्स। एम्फसाइजेस ऑन स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। ये क्या करता है हम लोग देखते हैं इस थ्योरी में देखेंगे कि जो वर्क रहता है वो क्या रहता है, डिवाइडेड रहता है अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल
और जितने भी वर्कर्स है जो काम कर रहे हैं वो लोग क्या रहते हैं, अपने ही काम में निपुण रहते हैं, मतलब स्पेशलाइज रहते हैं और स्किल रहते हैं। क्लियर हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, इसका मतलब होता है कि एक हायरार्की फॉलो होता है, जैसे कि पहले टॉप लेवल रहेंगे, फिर मिडिल लेवल, उसके बाद क्या हो जाएगा लोअर लेवल। फिर है सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है वो सेंट्रलाइज रहता है, मतलब एक जो मैनेजमेंट है वही डिसाइड करेगा और बाकी सबको क्या करना पड़ता है, बस फॉलो करना पड़ता है। फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी, डिसिप्लिन एंड एफिशिएंसी, ये ज़्यादातर फोकस करता है किस चीज़ पे, तो प्रोडक्टिविटी पे। और इसमें सारे लोग को क्या करना पड़ता है, डिसिप्लिन और रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करके चलना पड़ता है, जिससे कि क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी बना रहता है। काइंड्स ऑफ क्लासिकल थ्योरी, देयर आर थ्री मेन अप्रोचेस अंडर क्लासिकल थ्योरी। फर्स्ट साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी एंड थर्ड है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी। अब हम लोग क्लासिकल थ्योरी का फर्स्ट थ्योरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है ये दिया गया है F.W. टेलर के द्वारा, जिन्हें हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी भी कहते हैं। अब देखते हैं इन्होंने क्या कहा। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंसिस्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट you want men to do and then seeing that they do it in the best and cheapest way। इसका मतलब है कि क्या हम लोग क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, जो वर्कर्स है वो जो काम दिया गया वो अच्छा से कर रहे हैं या फिर नहीं, और ये भी देखना कि जो वो काम हो रहा हो एकदम बेस्ट वे में हो और चीपेस्ट वे में हो, जिससे क्या हो, जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़े। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है इसमें टेलर ने 5 प्रिंसिपल्स दिए हैं, जो है फर्स्ट है रिप्लेसिंग रूल ऑफ थंब विद साइंस, सेकंड है हार्मोनी इन ग्रुप एक्शन, थर्ड है कोऑपरेशन, और फोर्थ है मैक्सिमम आउटपुट, और फिफ्थ है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। इन्हें हम आने वाले स्लाइड्स में अच्छे से पढ़ेंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, पहले इसे पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग इसे डिटेल में जानेंगे कि ये क्या होता है। फर्स्ट है रिप्लेसिंग रूल ऑफ थंब विद साइंस। टेलर है emphasize that in scientific management organized knowledge should be applied which will replace rule of thumb. Scientific methods denotes precision, exactness, which rule of thumb emphasized estimation, standardization in work, differential piece rate of payment, etc. is the basic code of scientific management। देखिए, जो रिप्लेसिंग रूल ऑफ थंब विद साइंस है, इसमें बोला जाता है कि जो रूल ऑफ थंब है इसे क्या होना चाहिए, इसको रिप्लेस करना चाहिए विथ रूल ऑफ क्या होता है, साइंस। इसका मतलब है जो मैनेजर है उसे कोई भी एस्टिमेशन लेके नहीं निर्णय ले लेना है, उसे पहले साइंटिफिक मेथड्स देखना है, उसको अप्लाई करना है, उसके बाद जो सही लग रहा है, सही मेथड है, उसको अप्लाई करना चाहिए। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग ये भी पढ़ेंगे जो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है, मतलब एक इंडिविजुअल जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा उसको उतना ज़्यादा क्या मिलेगा, वेजेस मिलेगा। तो ये हम लोग पढ़ते हैं इसमें रिप्लेसिंग रूल ऑफ थंब विद साइंस में। फिर सेकंड है हार्मोनी इन ग्रुप एक्शन। टेलर हैज emphasized that attempts should be made to obtain harmony in group action rather in discord. There should be mutual give and take situation and proper understanding among the group members so as to contribute to the maximum। इसका अब देखते हैं ये क्या होता है। जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल्स भी रहते हैं और ग्रुप्स भी बहुत सारे रहते हैं। तो क्या करना चाहिए, जो इंडिविजुअल्स है उनको क्या होना चाहिए, उन इंडिविजुअल्स में या फिर जो ग्रुप्स है उसमें क्या रहना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए, ताकि कन्फ्लिक्ट कम हो, जिससे जो वेस्टेज है वो ना हो और जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़े। फिर थर्ड है कोऑपरेशन। Scientific management is based on mutual confidence, cooperation, and goodwill. Taylor has suggested substitution of war for peace,
रिप्लेसमेंट ऑफ सस्पिशियस वॉचफुलनेस विथ म्यूचुअल कॉन्फिडेंस। इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप के बीच में क्या रहना चाहिए, कोऑपरेशन रहना चाहिए, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो इन्वॉल्वमेंट है वो कैसा बना रहे, फ्रेंडली बना रहे, ताकि जो कोई भी वर्कर है वो काम करने में उनको कोई दिक्कत ना आए और जो काम है वो इजीली हो जाए। फोर्थ है मैक्सिमम आउटपुट। साइंटिफिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व continuous increase in production and productivity instead of restricted production either by management or by workers. Taylor hated in inefficiency and deliberate curtailment to restricted something of production. जो टेलर है वो रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा क्या हो, प्रोडक्शन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई देरी ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, आउटपुट जनरेट हो। फिर है फिफ्थ, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। इन साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑल वर्कर्स शुड बी डेवलप्ड टू द फुलेस्ट extent. Possible development of workers required scientific selection and providing training at workplace according to requirement of new methods, tools and technology and machines. Training should be given to the workers. क्या होता है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में तो ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें जितने जो वर्कर्स रहेंगे वो अगर ज़्यादा डेवलप्ड है, ज़्यादा स्किल्ड है, तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी बढ़ेगा और प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो और अच्छा है क्योंकि उसका क्या होगा, प्रोडक्टिविटी हाई होगा। वर्कर्स को ट्रेनिंग देना चाहिए ताकि वो लोग अच्छा से अच्छा क्या कर पाए, अपना परफॉर्मेंस दे पाए और साथ ही साथ वर्कर्स का भी क्या हो, डेवलपमेंट हो। अब क्लासिकल थ्योरी का सेकंड थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं जो है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। ये दिया गया है हेनरी फेयोल के द्वारा। हेनरी फेयोल, French industrialist, look at the problems of managing an organization from a top management point of view. Fayol has given 14 principles of management which have been used by managers globally. ये जो हेनरी फेयोल है वो क्या है, एक फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट है जो कि क्या किए थे, पहले ऑर्गेनाइजेशन का पूरा प्रॉब्लम्स फाइंड किए, फिर प्रॉब्लम्स को देखने के बाद क्या किया, वो बहुत सारा 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं जिसके थ्रू क्या कर सकता है, कोई भी एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने आप को मतलब ढाल सकता है कि सब कुछ इजीली वो कर पाए। अब देखते हैं ये 14 प्रिंसिपल कौन कौन सा। फर्स्ट है डिवीजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड है डिसिप्लिन, फिर है यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन of individual interest, remuneration, centralization, scalar chain, order, equity, stability, initiative और लास्ट है spirit de corps। अब देखते हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। ये जो 14 प्रिंसिपल्स हैं ये दिया गया हेनरी फेयोल के द्वारा। अब इससे पहले हम लोग रीड करेंगे, उसके बाद डिटेल में समझते चलेंगे कि ये क्या क्या है। First, division of work. Henry believed that segregating work in the workforce amongst the works will enhance the quality of product. Similarly, he also concluded that the division of work improves the productivity, efficiency, accuracy, and speed of workers. The principle is appropriate for both the managerial as well as टेक्निकल वर्क लेवल। देखते हैं इसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉयज है उनका जो वर्क है उसको क्या करके रखना चाहिए, डिवाइड करके रखना चाहिए ताकि जो वर्कर्स है वो अच्छा से काम कर पाए और उनका वर्क में क्या हो, एक्यूरेसी बना रहे। फिर सेकंड है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दीज आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑथोरिटी फैसिलिटेट्स द मैनेजमेंट टू वर्क एफिशिएंटली and responsibility make them responsible for the work done under their guidance or leadership. ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मैनेजर है, मैनेजर के पोजीशन पे है, उनका यह अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि
जो भी काम दिया गया उनके द्वारा सबऑर्डिनेट्स को, वो काम अच्छा से हुआ कि ना ये देखे, और अगर कुछ भी गड़बड़ हो रहा है तो ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहता है टू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट। फिर थर्ड है डिसिप्लिन। विदाउट डिसिप्लिन नथिंग कैन बी अकम्प्लिश्ड। It is the core value for any project or any management. Good performance and sensible interrelation make the management job easy and comprehensive. Employees' good behavior also help them smoothly build and progress in their professional careers. ये क्या होता है, इससे क्या होता है, डिसिप्लिन। जो भी रूल्स और रेगुलेशन है ऑर्गेनाइजेशन में वो अच्छा से फॉलो होना चाहिए, ताकि जो जितना भी काम हो रहा है वो क्या हो जाए, टाइमली हो पाए। फिर फोर्थ है यूनिटी ऑफ कमांड। दिस मीन्स एम्प्लॉय शुड हैव ओनली वन बॉस and follow his command. If any employees has to follow more than one boss, there begins a conflict of interest and can create confusion. जो भी कमांड है वो एक ही बॉस से मिलना चाहिए ताकि उन्हें कोई कंफ्यूजन ना हो और वो अच्छे से काम कर पाए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, अब देखते हैं ये क्या होता है। Whoever is engaged in the same activity should have a unified goal. This means all the people working in a company should have one goal and motive which will make the workers easy and achieve the set goals easily. जो भी ग्रुप है उनका सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और जो भी वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उन्हें अपना जो बॉस जो वर्क है वो उन्हें एक ही बॉस से मिलना चाहिए, ताकि उन्हें कोई कंफ्यूजन ना हो और एक ही काम को वो लोग अच्छे से कर पाए। फिर सिक्स्थ है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। दिस इंडिकेट्स अ कंपनी शुड वर्क यूनिटेडली toward the purpose of an organization. This refers to the whole chain of command in a company. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कुछ भी प्लानिंग हो रहा है तो सबका मेजॉरिटी इंटरेस्ट देखना चाहिए और उसके हिसाब से काम करना चाहिए, ताकि काम अच्छा से हो जाए और किसी का जो इंटरेस्ट है वो सबका बना रहे। फिर सेवेंथ है रेम्यूनरेशन। This plays an important role in motivating the workers of a company. Remuneration can be monetary or non-monetary. Ideally, it should be according to an individual efforts they have put forth. देखिए, जो एम्प्लॉयज है उन्हें उनके काम के हिसाब से क्या मिलना चाहिए, उनका रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, मतलब उनका पे मिलना चाहिए, ताकि जो एम्प्लॉयज है वो क्या रहे, मोटिवेटेड, अपने आप को मोटिवेटेड फील करे, क्योंकि क्या करता है जो मनी है वो मोटिवेशन का काम भी करता है वर्कर्स लोग के लिए। फिर एट्थ है सेंट्रलाइजेशन। इन एनी कंपनी द मैनेजमेंट और एनी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस शुड बी न्यूट्रल। हाउएवर दिस डिपेंड ऑन द साइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. Henry Fayol stressed on the point that there should be a balance between the hierarchy and the division of power. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए जिससे कि मैनेजमेंट इजी हो जाए। फिर क्या नाइन्थ है, क्या स्केलर चेन। Fayol on this principle highlights that the hierarchy steps should be formed the top to the lowest. This is necessary so that every employees know their immediate senior also. They should be able to contact any if needed. देखिए इसमें क्या होता है, स्केलर चेन मतलब क्या है, ये क्या है, क्लियर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है। अगर कोई भी काम हो रहा है तो उन्हें जो वर्कर्स है उन्हें अपना क्या होता है इमीडिएट बॉस पता होना चाहिए। अगर उन्हें कभी भी क्या हो डिफिकल्टी कहीं पे महसूस हो तो क्या कर सके, वो उनसे क्लियरली बात कर सके और अपना जो डाउट हो वो क्लियर कर सके। टेंथ है ऑर्डर। अ कंपनी शुड मेंटेन अ वेल डिफाइंड वर्क ऑर्डर टू हैव अ फेवरेबल वर्क कल्चर. The positive atmosphere in the workplace will boost more positive productivity.
इसमें क्या होता है कि एक जो कंपनी उसमें क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड वर्क रहना चाहिए, वर्क ऑर्डर रहना चाहिए, जिससे क्या हो, जो क्लाइमेट है वहाँ का वो फेवरेबल बना रहे सबके लिए, और जो रिसोर्सेस है वहाँ के वो रिसोर्सेस भी ऑर्डर में यूज होना चाहिए। फिर 11th है इक्विटी। ऑल एम्प्लॉयज शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड रिस्पेक्टफुली। इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर दैट नो एम्प्लॉयज फेस डिस्क्रिमिनेशन। सारे जो एम्प्लॉयज है, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए, इक्वली ट्रीट होना चाहिए, और मैनेजर्स को ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी एम्प्लॉयज के साथ में पार्शलिटी ना हो, और क्या होना चाहिए वहाँ पर, क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ जस्टिस एंड काइंडनेस होना चाहिए। फिर है 12th स्टेबिलिटी। एंड एम्प्लॉय deliver the best if they feel secure in their job. It is duty of manager to offer job security to their employees. हाँ, ये मैनेजर का ड्यूटी बनता है कि क्या होना चाहिए, जो वर्कर्स जो वहाँ काम कर रहे हैं वो लोग क्या अपने आप को कैसा फील करें, सिक्योर फील करें इन टर्म्स ऑफ क्या, जॉब। उनके जॉब में क्या होना चाहिए, स्टेबिलिटी होना चाहिए, जॉब सिक्योरिटी उनको मिलना चाहिए, और इससे क्या होता है, जो टर्नओवर रेट है वो क्या होगा, कम होगा। टर्नओवर रेट मतलब होता है कि एक साल में कितने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ छोड़ के जा रहे हैं, तो जितना ज़्यादा अगर एम्प्लॉयज़ छोड़ के जाते हैं तो वो क्या करता है, वो यह दिखाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो अच्छा नहीं है, इसीलिए वहाँ पर के जो एम्प्लॉयज़ है वो क्या हो रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं। फिर 13th है initiative. The management should support and encourage the employees to take initiative in an organization. It will help them to increase their motivation and morale. जो भी मैनेजर है उनको इनकरेज करना चाहिए वहाँ के सब ऑर्डिनेट्स को, ताकि क्या हो, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो पार्टिसिपेशन है सबऑर्डिनेट्स का वो भी बढ़े। इससे क्या होगा, जो भी वर्कर्स है या फिर सबऑर्डिनेट्स है उनको अपने आप में मोटिवेटेड फील होगा, और उनको लगेगा कि हाँ, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारा भी बात सुनता है। फिर लास्ट है स्पिरिट डे कोर्प्स। ये क्या होता है, it is the responsibility of the management to motivate their employees and be supportive of each other. Regularly developing trust and mutual understanding will help to a positive outcome and work environment. हर एक टीम में यूनिटी होना चाहिए ताकि सब मिलजुल कर काम कर सके और प्रोडक्टिव भी बढ़े। अब हम लोग थर्ड क्लासिकल थ्योरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी। Bureaucratic management theory was developed by Max Weber. It is a system of management that is based on clearly defined roles, hierarchy, rules and regulations to ensure efficiency, order and fairness in an organization. Weber describes bureaucracy as the most rational and efficient form of organization where decisions are made according to set rules rather than personal प्रेफरेंसेस। इसमें जो मैक्स वेबर जो जर्मन सोशोलॉजिस्ट है उन्होंने यह थ्योरी इंट्रोड्यूस किया है, और इसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को अपना सारा ऑपरेशन मैनेज करके चलना चाहिए इन एन इफेक्टिव वे। और हम लोग यहाँ ये सभी देखते हैं कि सबका जो ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग भी काम कर रहे हैं तो सबका रोल क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, हायरार्की होना चाहिए, रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो होना चाहिए टू इंश्योर इफिशिएंसी। अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिन्हें हमने अभी क्या किया था, बस रीड किया था, अब इन्हें हम अच्छा से डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। फर्स्ट है स्पेशलाइजेशन। Work is divided into small tasks and each person became an expert in their specific job. क्या होता है स्पेशलाइजेशन? स्पेशलाइजेशन मतलब क्या होता है कि एक जो वर्कर है वो अपने ही काम में क्या हो जाए और अच्छा एक्सपर्ट बन जाए, जिससे क्या हो जाए, जो वर्कर्स है वो लोग और ज़्यादा एफिशिएंट बने। और इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में सारा वर्क्स भी क्या रहना चाहिए, डिवाइडेड रहना चाहिए, ताकि जो वर्कर्स है वो लोग क्या हो जाए, अपने ही काम में स्किल्ड बन जाए।
फिर सेकंड है रूल्स एंड प्रोसीजर्स. द ऑर्गेनाइजेशंस रन अकॉर्डिंग टू द रिटन रूल्स एंड पॉलिसीज. एवरीवन मस्ट फॉलो द सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. रूल्स एंड प्रोसीजर्स जो हम लोग पढ़े थे, किस में पढ़े थे, इससे पहले वाला थ्योरी में पढ़े थे, रूल्स एंड रेगुलेशन. अगर जो भी कंपनी है, तो कंपनी जब भी बनती है तो साथ में क्या बनता है, रूल्स और कुछ रेगुलेशंस भी रहते हैं और कुछ प्रोसीजर भी रहता है. तो प्रोसीजर्स फॉलो होना चाहिए. फिर थर्ड है हायरार्की. देयर इज अ क्लियर चेन ऑफ कमांड. ईच लेवल ऑफ अथॉरिटी कंट्रोल द लेवल बिलो इट एंड इज अकाउंटेबल टू द लेवल अबव इट. देखिए क्या होता है कि अगर कोई कंपनी है तो कंपनी में क्या रहता है, पहले सबसे पहले क्या रहते हैं, एक मेन बॉस रहते हैं, उसके बाद एक मिडिल में रहते हैं, फिर लास्ट में क्या रहते हैं, एम्प्लॉयज रहते हैं. तो ये जो हायरार्की है वो मेंटेन होना चाहिए ताकि जो चेन ऑफ कम्युनिकेशन है वो इजी से हो पाए, इजीली हो जाए और जो वर्कर्स है उन्हें कोई दिक्कत भी ना आए. फिर फोर्थ है इम्पर्सनैलिटी. डिसीजंस are based on rules, not on personal likes and dislike. Everyone is treated equally and fairly. ये क्या बोलता है, ये बताता है इम्पर्सनैलिटी. मतलब जो वर्कर्स लोग हैं वो जो भी यहाँ काम कर रहे हैं या फिर जो भी सबऑर्डिनेट्स या फिर मैनेजर्स है, तो वो लोग को क्या रहना चाहिए, अपने आप में ये मेंटेन करके चलना चाहिए कि वो लोग इम्पर्सनैलिटी रखें. मतलब खुद का लाइक और डिसलाइक को ना देखिए और जो कंपनी के लिए अच्छा है उसके हिसाब से काम करे और सबको इक्वली और फेयरली सबके साथ बिहेव करे. फिर फोर्थ है फिफ्थ है करियर एडवांसमेंट. अब देखते हैं करियर एडवांसमेंट क्या होता है. Employees get promotions and growth opportunities based on performance, skills and experience, not of favoritism. ये क्या बोलता है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, फिर मैनेजर्स है, बॉस है कोई, तो उनका जो काम कर रहे हैं वो लोग के साथ में अगर कोई बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो उनको भी क्या मिलना चाहिए, एडवांसमेंट मिलना चाहिए, मतलब प्रमोशन मिलना चाहिए. और साथ ही साथ उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें अपॉर्चुनिटी भी देना चाहिए फॉर देयर ग्रोथ. फिर सिक्स्थ है जॉब डिस्क्रिप्शन. Each position has a clear description of duties and responsibilities, so employees know exactly what is expected of them. ये जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब होता है कि हर एक एम्प्लॉयज को अपना काम अच्छा से पता होना चाहिए कि उनका क्या ड्यूटी है और उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है किसी भी वर्क के थ्रू. सेवेंथ है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, SOP. Step by step instructions are given for routine tasks so that work is done in the same way every time. क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे बहुत सारे काम्स रहते हैं, तो काम सारा क्या होना चाहिए, सारा स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए और जितना भी उन लोग को इंस्ट्रक्शंस मिलता है, ऑर्डर मिलता है, वो फॉलो होना चाहिए और सारा काम सेम वे में होना चाहिए ताकि जो वर्क है उसमें क्या है, परफेक्टनेस आए. फिर 8 है डिवीजन ऑफ लेबर. Work is divided among people based on specialization, which increases efficiency and productivity. जो वर्क है, जो वर्कफोर्स है ऑर्गेनाइजेशन में, सबका काम क्या रहना चाहिए, डिवाइडेड रहना चाहिए ताकि जितने भी वर्कफोर्स काम कर रही हैं ऑर्गेनाइजेशन में सबको अपना काम पता हो और सबका अपना काम में क्या हो जाए, वो लोग स्पेशलाइज्ड हो जाए और ज़्यादा स्किल्ड बन जाए अपना ही काम में ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी है और प्रोडक्टिविटी है वो बढ़े. फिर नाइन्थ है सेंट्रलाइजेशन. डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी लाइज मोस्टली विद द टॉप मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल फॉलो दोज डिसीजंस. कोई भी अगर इंस्टीट्यूशन है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पर क्या होता है, जो रूल्स और रेगुलेशंस है वो टॉप लेवल बनाता है और क्या होता है वो फिर रेगुलेट किया जाता है और जो मिडिल लेवल या फिर जो लोअर लेवल वर्कर्स लोग हैं उन्हें वो डिसीजंस मानना पड़ता है और सारा रूल्स और रेगुलेशन जितना भी है सब कुछ फॉलो करना पड़ता है. तो यहाँ पे क्या होता है, जो डिसीजन लिया जाता है वो बस टॉप मैनेजमेंट के द्वारा लिया जाता है. फिर 10th है फॉर्मलाइजेशन. ऑल रूल्स, प्रोसीजर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर रिटन डाउन एंड डॉक्यूमेंटेड, मेकिंग द system official and transparent.
जितना भी रूल्स और रेगुलेशंस है या फिर जो प्रोसीजर है हर कंपनी में, हर कंपनी का अलग अलग प्रोसीजर होता है और रूल्स अलग अलग होती हैं, इसीलिए क्या होता है, क्या करना चाहिए, वो रूल्स सबको रिटन डाउन करके रखना चाहिए, मतलब डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होना चाहिए, ताकि जितना भी काम है वो क्या हो पाए, सिस्टमैटिकली और ऑफिशियली वो अच्छा से हो पाए और ये ट्रांसपेरेंट रहे। अब देखते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल थ्योरी। Here are the main criticism of classical theory explained in simple terms. First है too mechanical. It treats the organization like a machine and workers like machine part, ignoring their feelings, creativity and social needs. ये जो क्लासिकल थ्योरी थी, ये क्या करती थी, ऑर्गेनाइजेशन को एज अ मशीन देखती थी और जो वर्कर्स यहाँ काम करते थे उसको एज अ मशीन पार्ट देखती थी। उनका जो वर्कर्स का जो फीलिंग्स रहता था उसको इग्नोर कर देती थी और सोशल नीड्स भी नहीं देखती थी। फिर सेकंड है इग्नोर ह्यूमन एस्पेक्ट। इट डज नॉट कंसिडर मोटिवेशन, टीम वर्क और एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन विच आर एसेंशियल फॉर प्रोडक्टिविटी। यह क्या कर देती थी, जो ह्यूमन एस्पेक्ट होता है लाइक मोटिवेशन, टीम वर्क, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, ये किसी चीज को भी कंसिडर नहीं करती थी और सबको इग्नोर कर देती थी, जिससे क्या हो जाता था, जो ह्यूमन थे या फिर जो वर्कर्स थी वो अपने आप को डीमोटिवेटेड फील करते थे। फिर थर्ड है ओवर एम्फेसिस ऑन रूल्स। स्ट्रिक्ट रूल्स एंड प्रोसीजर्स कैन मेक द सिस्टम रिजिड एंड रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ का जो रूल्स एंड रेगुलेशन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो क्या होगा, जो डिसीजन मेकिंग होगा, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, जिससे कि प्रोसीजर्स भी अच्छे से जो भी प्रोसीजर होगा उसमें और ज़्यादा लेट होगा। फिर है फोर्थ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। टू मच अथॉरिटी लाइज इन टॉप मैनेजमेंट, लीविंग लिटिल रूम फॉर पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। क्या होता है, हम लोग पढ़े कि जो क्लासिकल थ्योरी थी इसमें क्या होता है, जो पावर रहता है वो सेंट्रलाइज रहता है। सेंट्रलाइज मतलब पावर जो होता है वो बस फ्यू हैंड्स में रहता है, या फिर फ्यू हैंड बोले या फिर वन हैंड में रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा पावर बस एक ही के पास होता है, जो कि अच्छा नहीं है। फिर फिफ्थ है लैक ऑफ एडेप्टेबिलिटी। द थ्योरी कैन नॉट ईजिली एडजस्ट टू चेंज एनवायरमेंट, न्यू टेक्नोलॉजीज और डायनेमिक मार्केट। ये क्या होता है, जो क्लासिकल थ्योरी था इसमें हम लोग ये भी देखे, जो ऑर्गेनाइजेशन था वो अपने आप को एडॉप्ट नहीं कर पा रहा था विद द एनवायरमेंट। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने आप को एडॉप्ट नहीं कर पा रही विद एनवायरमेंट, तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वो लेट हो जाएगी अपना किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में। सब लोग क्या करेंगे, न्यू न्यू मशीनरी यूज़ करेंगे, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे बस। लेकिन अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बस ओल्ड मशीनरी यूज़ करती है और अपने आप को ढालती भी नहीं है कि, और क्या बोलते हैं, जो सिचुएशन आ रहा है उसके हिसाब से नहीं ढालेगी, तो वो क्या हो जाएगी, मार्केट में पीछे रह जाएगी। सिक्स्थ है नैरो फोकस ऑन एफिशिएंसी। It only focuses on efficiency and productivity, ignoring innovation, creativity and long-term growth. ये जो क्लासिकल थ्योरी थी इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन था वो क्या कर रहा था, बस पहले ही जैसा मेथड्स यूज़ करता था और वो क्या करता था, वो बस ये चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, और ये इग्नोर कर देता था कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इनोवेटिव आइडियाज़ आ रहे हैं कि नहीं, क्रिएटिविटी हो रही है या फिर नहीं। अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बस अपना पहले का ही आइडियाज से ये चाहे कि वो सस्टेन कर पाए जो मार्केट है उसमें, तो ऐसा नहीं होगा, और क्या होगा, वो शायद लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन भी ना कर पाए। फिर सेवेंथ है डीमोटिवेटिंग फॉर वर्कर्स। एक्सेसिव डिवीजन of labor and repetitive tasks may reduce job satisfaction and lead to boredom. Demotivating for workers, इसका मतलब क्या है, जो वर्कर्स लोग थे वो लोग को क्या हो जा रहा था, जो अपना जो काम था वो लोग को बार बार एक ही काम करना पड़ जा रहा था, क्या हो रहा था, रिपीटेटिव टास्क मिल जा रहा था, वो लोग हर एक ही काम को वो लोग बार बार कर रहे थे। इसके चलते क्या हो जाता, वो लोग को जॉब सेटिस्फेक्शन वो लोग का कम हो रहा था, जिससे कि वो लोग में क्या था, सैडनेस आ रहा था। बोर्डम मतलब होता है सैडनेस।
देखते हैं कंक्लूजन। द फोकस of the classical theory is on an organization without people. The theory has viewed organization as a machine and human beings as a part of machine. Therefore, many experts considered it inadequate in dealing with the complexities of an organization structure and functioning human behavior was ignored in this theory and hence new classical theory came up to fill this gap. देखिए, ये हम लोग जो क्लासिकल थ्योरी थी इसमें हम लोग क्या पढ़े कि जो क्लासिकल थ्योरी थी वो बहुत ज़्यादा स्टैटिक थी और ये जो ह्यूमंस थी उसको कैसे देखती थी, एज अ पार्ट ऑफ मशीन, जो कि अच्छा नहीं था। और जो ये ह्यूमन एस्पेक्ट्स होता उसको भी क्या कर देती थी, ये इग्नोर कर देती थी, लाइक मोटिवेशंस, फिर जॉब सेटिस्फैक्शन, ये सब कुछ ये क्या कर देती थी, इग्नोर करती देती थी। इसी चलते इस जो गैप आ रहा था इस क्लासिकल थ्योरी में, इस गैप को फिल करने के लिए फिर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यू क्लासिकल थ्योरी, जो इस गैप को फिल करने के लिए आया। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।